हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा भाषा और लिपि की उत्पत्ति तथा विकास। इसी के अंतर्गत हम आगे देखते हैं। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंधु यानी कि सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में सा को हा बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसे हिंद या फिर इसी हिंद से हिंदी शब्द निष्पन्न हुआ है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का नवीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की प्रतिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद संहिता एवं उपनिषदों वेदांत का सृजन हुआ। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा में ही रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भादवी, भभूति, विशाखादत्त, मम्मट, दंडी तथा हर्ष या कहें श्रीहर्ष आदि संस्कृत की महान विभूतियां हैं। इसका साहित्य यानी कि संस्कृत का साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्य में से एक है। संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 यानी कि 500 ईसा पूर्व के बाद तक काफी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोकभाषा थी और इन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः ये भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई, तब इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। पाली की विभाषाओं के रूप में प्राकृत भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी तथा मध्य देशी अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी हैं, जिन्हें मागधी, सौजनी, महाराष्ट्री, पैशाची, द्राचर तथा अर्धमागधी भी कहा जा सकता है। आगे चलकर प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूप में या रूप से अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। इनका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व नहीं, यहाँ पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, पश्चिमी साहित्य तथा पूर्वी साहित्य। अनुमानतः 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं में, जिनमें हिंदी भी है, का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ था, किंतु उसमें साहित्य रचना का कार्य 1250 या इसके बाद प्रारंभ हुआ। अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि हजारों शताब्दी भी हिंदी का ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप मानते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म
अपभ्रंशों के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माना जाता है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। अपभ्रंश यानी कि आधुनिक आर्य भाषा तथा उपभाषा, पैशाची अर्थात लहंदा और पंजाबी, द्राक्षर अर्थात सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, मगधी, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, सौतनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इन भाषाओं का हम विस्तृत अध्ययन आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आज थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक तो ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट से है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में ही समझाया जा रहा है। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के अर्धमागधी, सौतनी और मगधी रूपों में हुआ है। अब हम देखेंगे ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट यानी कि लिपि का उद्भव और विकास। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता के पूर्व प्राचीन भारत में लेखन कला का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में अनेक मुद्राएं और मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मृदा का मतलब होता है यहाँ पर तात्पर्य होता है, मीनिंग होता है मिट्टी, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उन पर अद्भुत प्रकार की लिपि में उत्कीर्ण लेख पाए गए हैं। यद्यपि ये लिपि अभी तक स्पष्ट रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लेख अत्यंत संक्षिप्त हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में लेखन कला का अस्तित्व था। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि भी प्रसिद्ध है। 400 ईसा पूर्व से पहले सिंधु घाटी लिपि का व्यवहार भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में 1000 वर्ष तक रहा। ये दाहिने से बाएं ओर चलती हुई लिखी जाती थी। प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण लिपि अधिक व्यापक और प्राचीन काल से गौरवत रही है और इसका विकास वैदिक काल की किसी लिपि से हुआ है। ग्रामीण के बहुत से अक्षर सिंधु घाटी की लिपि से मिलते जुलते हैं। विकास की दृष्टि से ग्रामीण लिपि को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी वैदिक युग से 6वीं सदी से पूर्व तक। दूसरा है बौद्ध काल, जब ब्राह्मी के अक्षर गोलाकार लेने लगे थे। तीसरा है गुप्त काल, जिसके बाद ब्राह्मी आधुनिक लिपियों के रूप में विकसित हो गई। गुप्त काल के आरंभ में ही ब्राह्मी लिपि के 2 भेद बताए गए हैं, वो हो गए हैं या हो गए थे, दक्षिणी और उत्तरी। दक्षिणी लिपि से तेलुगु और तमिल लिपियों का और बहुत बाद में कन्नड़ और मलयालम लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी का नाम गुप्त लिपि है। इसका व्यवहार सारे गुप्त साम्राज्य में होता था। गुप्त लिपि से 6वीं सदी में सिद्ध मातृका लिपि निकली, जो कश्मीर से वाराणसी तक के विशाल क्षेत्रों में चलती थी। कालांतर में इसी के कुटिल या वक्र अक्षरों के कारण इसे कुटिल लिपि या फिर कुटिलाक्षरा कहते थे। फिर इससे उत्तर भारत की बहुत सी लिपियों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिनमें देवनागरी एक है। देवनागरी का प्रयोग 11वीं सदी तक समाप्त उत्तर भारत में होने लगा था। दक्षिण भारत में ये नंदी नागरी के नाम से विख्यात हुई। इसके वर्ण, स्वर, व्यंजन 2 वर्गों में विभक्त हैं। प्रारंभ में इस लिपि के वर्णों पर सिरो रेखा ना थी और जो आ, छा, पा, मा या चा और सा सिर्फ 2 भागों में विभक्त थे। इसी प्रकार 10वीं शताब्दी में देवनागरी के व्यवहार से यह तात्पर्य है जो प्रयोग में लाई जाए, व्यवहार में लाई जाए। देवनागरी के अनेक वर्ण आधुनिक नागरी के वर्णों से बहुत पृथक थे। धीरे धीरे उनका विकास होता गया तथा 14वीं शताब्दी में आकर इस लिपि के वर्णों का वर्तमान रूप स्थिर हो गया।
देवनागरी लिपि के विकास के अंतर्गत अंकों के विकास के संबंध में विद्वानों का विचार है कि जब से इसी प्रकार 10वीं शताब्दी में जब देवनागरी के अनेक वर्ण आधुनिक नागरी के वर्णों से बहुत पृथक थे, धीरे धीरे उनका विकास होता गया तथा 14वीं शताब्दी में आकर इस लिपि के वर्णों का वर्तमान रूप जो है स्थिर हो गया। देवनागरी लिपि के विकास के अंतर्गत अंकों के विकास के संबंध में विद्वानों का विचार है कि जब से प्राचीन लिपि के चिन्ह उपलब्ध हुए तभी से अंक चिन्हों का अस्तित्व मिलता है। अरबी में अंकों को हिंदसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंद यानी हिंदुस्तान से लिया गया या लिया हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि अंकों की सर्वप्रथम उत्पत्ति भारत में हुई थी। प्राचीन लिपि में शून्य जीरो के लिए कोई चिन्ह नहीं मिलता है। शून्य का विकास बहुत बाद में हुआ है। इस प्रकार आज हमने देखा कि भाषा की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है। हिंदी वस्तु का फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंद से संबंधित। हिंद शब्द की निष्पत्ति सिंधु यानी कि सिंध से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में सा को हा बोला जाता है। इस प्रकार हिंद शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इस हिंद से ही हिंदी शब्द बना है। इसी प्रकार से हमने लिपि का उद्भव और विकास के संबंध में जाना और समझा। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 कालों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, वैदिक युग से 6वीं सदी ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व तक, बौद्ध काल जब ब्राह्मी के अक्षर गोल आकार लेने लगे थे, और गुप्त काल। तीसरा पॉइंट है गुप्त काल, जिसके बाद ब्राह्मी आधुनिक लिपि के रूप में विकसित हो गई थी। इसी प्रकार धीरे धीरे उद्भव और विकास के उपरांत इनका रूप स्थिर हुआ और आज समाज में भाषा का प्रयोग हो रहा है और भाषा से ही समाज की उन्नति हो रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।